हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप लोग? हमने बेटा जब अपना ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर दिया था, हमने बातें कर ली ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, हमने बातें कर ली ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट क्या होती है, हमने बातें कर ली कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसमें स्प्लिट जीन क्या होता है, नॉन स्प्लिट जीन क्या होता है, इंट्रोन क्या होता है, एक्सोन क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक, ये सब वर्ड हमने जान लिए बेटा जी। प्रमोटर के ऊपर क्या क्या वो सीक्वेंस होती है, टाटा बॉक्स, प्रिमो बॉक्स, ये सब बातें हमने जान ली बेटा जी। टर्मिनेटर सीक्वेंस क्या होती है, सिग्मा फैक्टर क्या होता है, रो फैक्टर क्या होता है, इवन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमने ये तक भी जान लिया। हमने ये भी जान लिया कि साइट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, हमने ये जान लिया कि ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड हो सकता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में कभी कपल्ड नहीं हो सकता ट्रांसलेशन के साथ। ये बातें हमने सब कर ली थी। अब आज की अपनी हेडिंग है बेटा जी, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोटिक सेल, इन द बैक्टीरियल सेल। मैंने पहले भी बात करी, दोबारा दोहराता हूँ, आपके जो मैकेनिज्म की बातें आती है, जो प्रोसेस की बात होती है, वो सारे के सारे किस में आते हैं बेटा जी, प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। तो आप जरा हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा जी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द बैक्टीरियल सेल। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बना के रखे हुए हैं यहाँ पे, ताकि उनको समझा सके, अभी को समझते हैं। तो पहले डायग्राम को समझिए कि मैंने क्या दिखाया। मैंने कहा भाई ये एक डीएनए की स्टैंड है। डीएनए जो होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। एक स्टैंड जो होती है उसका डायरेक्शन होता है 5' to 3' और एक का होता है 3' to 5'। ये बात सही है। तो अब आपको समझने वाली बात क्या, मैंने यहाँ पे दो अलग अलग कलर दिखाए हैं। कैसे दिखाए बेटा जी? यहाँ पे जो मैंने ये कलर से दिखाया है, जो आपको ब्लू कलर अगर नजर आ रहा हो तो मैंने ब्लू कलर से दिखाया बेटा 3rd एंड से लेकर बेटा जी 5th एंड, जबकि रेड कलर से मैंने दिखाया 5th एंड टू द 3rd एंड। मैंने अलग अलग कलर से दोनों स्टैंड बनाई है। क्यों बनाई? क्योंकि आपको उस पॉइंट को ऐड ऑन करना है कि दो तरह की स्टैंड होती है। एक स्टैंड का नाम होता है टेम्पलेट स्टैंड, एक का नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे कोडिंग स्टैंड। और आपको पता है प्रमोटर जहां प्रेजेंट होगा वो बताएगा कौन है कौन नहीं। तो देखिएगा मैंने क्या बनाया बेटा जी, मैंने यहाँ पे कुछ इंडिकेट किया, ये वाला पॉइंट आपको आई होप नजर आ रहा होगा डायग्राम में। ये मैंने यहाँ पे थोड़ी थिकनेस बना रखी है, ये थिकनेस से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ बेटा जी प्रमोटर। तो मैं मेंशन कर दूं बेटा जी, मैंने ये इंडिकेट किया है बेटा जी प्रमोटर। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने रेड पे नहीं, जो ब्लू कलर है वहां पे मैं प्रमोटर को बना रहा हूं। और प्रमोटर जहां बैठा है वो स्टैंड कैसी बेटा जी, टेम्पलेट की स्टैंड है। देखो टेम्पलेट के कौन से एंड है बेटा, 3rd एंड के पास तो बैठा हुआ है यहाँ पे। यहाँ देखेंगे बेटा जी, मैंने यहाँ भी कुछ थिकनेस सी दिखाई है आपको यहाँ पे। और अगर ये थिकनेस है तो मैं कहूंगा ये क्या है बेटा, यहाँ पे आपका मैंने टर्मिनेटर को, सीक्वेंस को मैंने यहाँ पे इंडिकेट करने की कोशिश की। अब ये कलर मेरी किस में हेल्प कर रहा है, आप भी नोटबुक में ऐसे कलर के साथ ही बनाओ। रीजन क्या उस बात का बेटा जी, ताकि मुझे रहे कि ब्लू कलर वाली जो है वो टेम्पलेट स्टैंड है और मैंने उसी के ऊपर प्रमोटर और टर्मिनेटर को दिखाया। और जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से दिखाई, देखो मैंने उस पर कहीं भी प्रमोटर टर्मिनेटर नहीं बनाया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो रेड इन कलर है बेटा जी, ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड है बेटा यहाँ पे कोडिंग स्टैंड। और मैं कह रहा हूं जो मेरी ब्लू कलर की स्टैंड है, ये है बेटा जी मेरे यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड। मैं ये भी कह सकता हूं इट इज द नॉन कोडिंग स्टैंड। कुछ बुक्स ऐसे वर्ड भी यूज कर लेती है, ठीक है। और आपको एक नया वर्ड बताता हूं, मैं कोडिंग स्टैंड को ये कह सकता हूं इसके पास वो सेंस है प्रोटीन बनाने वाली। तो मैं कहूंगा स्टैंड के और नाम रखते हैं यहाँ पे सेंस स्टैंड। इसका एक और नाम हमने रख दिया बेटा जी यहाँ पे एंटी सेंस स्टैंड। कई बुक्स ऐसे वर्ड यूज कर लेते, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज है कि ऐसे वर्ड भी कहीं यूज हो जाए, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। दोबारा देखो बेटा जी, मैं यहाँ पे दो अलग अलग कलर से क्या चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक कलर से दिखाया कि वो है आपकी यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड, और जो रेड कलर से है बेटा जी वो है यहाँ पे कोडिंग स्टैंड। मैंने टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर दिखाया बेटा जी आपको प्रमोटर, और क्या दिखाया बेटा जी मैंने यहाँ पे आपको टर्मिनेटर। तो मैं कहूँगा टर्मिनेटर और प्रमोटर ही तो मुझे ये बताते हैं कि कौन तो टेम्पलेटर, कौन यहाँ पे मेरी कोडिंग स्टैंड। उसके बाद मैंने कह दिया जो रेड कलर वाली वो कोडिंग स्टैंड है, या मैं कहूँगा सेंस स्टैंड है। तो उससे अपोजिट क्या है बेटा, टेम्पलेट स्टैंड है। नॉन कोडिंग है, मैं कहूँगा एंटी सेंस वो स्टैंड है। ये सब आप चीजें पढ़ चुके हो, क्या होता क्या नहीं होता, कुछ भी नई चीजें नहीं, सब बातें आप पहले जान चुके हो। अब यह सोचिएगा, यहाँ प्रमोटर को पहचानने का काम आप कहते हो सर यहाँ पे जो मेन एंजाइम है वो क्या है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज।
मेन एंजाइम कौन है बेटा जी? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बट कैपेबल नहीं है कि प्रमोटर को पहचान सके। तो प्रमोटर को पहचानने का काम कौन करवाएगा? तो आपने कहा सर सिग्मा नाम का एक फैक्टर है जो टाटा बॉक्स को पहचानने का काम करता है। कौन सा फैक्टर बेटा? सिग्मा फैक्टर वो फैक्टर है जो टाटा बॉक्स को पहचानने का काम करता है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि भाई आरएनए पॉलीमरेज आ गया और ये सिग्मा फैक्टर आ गया, ये दोनों मिले तो नाउ दे आर कैपेबल टू बाइंड विद द प्रमोटर रीजन। तो देखो थोड़ा डायग्राम क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि ये मैंने ब्लैक कलर से दिखा दिया कि भाई ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है, तो इसी आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या बना बेटा जी? यहाँ पे मैंने सिग्मा का साइन बना रखा है, सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज दोनों। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये है बेटा जी आपका आरएनए पॉलीमरेज और ये है बेटा आपका यहाँ पे सिग्मा फैक्टर। दोनों अगर ये बाइंड हो गए तो आपने कहा था सर यहाँ पे एक होलो एंजाइम बन जाएगा और होलो एंजाइम जो है वो कैपेबल है बेटा जी यहाँ पे प्रमोटर के बाइंड होगी। और जैसे ये प्रमोटर से बाइंड होगा ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा बेटा जी? इनिशिएट करेगा। कैसे इनिशिएट करेगा बेटा जी? ये पूरी हेलिक्स को खोलेगा। आप ये कहते हो सर ये हाइड्रोजन जो डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों स्टेट के बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा एंड इनिशिएट करेगा प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन को। तो मैं कहूंगा अगर यहाँ प्रोसेस शुरू हो गया तो ये पहला स्टेप और ये स्टेप कहलाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे इनिशिएशन। ये मेरा पहला स्टेप कहलाएगा बेटा इनिशिएशन। तो अगर पेपर में आपको लिखना हो इनिशिएशन तो क्या लिखोगे बेटा जी? आप लिख सकते नोटबुक में जो मैं बोल रहा हूं सुनिएगा। आरएनए पॉलीमरेज with the help of sigma factor recognize the promoter region present on the DNA। अगला पॉइंट लिख सकते हो बेटा जी यहाँ पे, now RNA polymerase hydrolyzes the hydrogen bond present between the double-strand DNA and initiate the process of RNA formation। मतलब डीएनए के हेलिक्स को खोलने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज ही कर रहा है। यहाँ पे कोई हेलिकेज एंजाइम नहीं आ रहा, ये सारा काम कौन कर रहा है बेटा? आरएनए पॉलीमरेज ही कर रहा है। तो मैं कहूंगा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड होकर क्या क्या बेटा जी? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके जो डबल स्ट्रैंड का डीएनए तो उसको अनवाइंड करना शुरू करते हैं। जो वो अनवाइंड उसे कर रहा है तो कहूंगा उसके लिए उसने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और साथ में जैसे वो अनवाइंड कर देगा वहां पे वो आरएनए को बनाना शुरू कर देगा। ठीक बात। मैंने कहा ये स्टेप कौन सा है बेटा जी? यहाँ पे आपका इनिशिएशन, यहाँ शुरुआत हुई है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे जाके बाइंड हो गया और उसने उसे अनवाइंड करना शुरू कर दिया। नाउ इट बिकम द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। डायग्राम की अहमियत को समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डायग्राम की इंपोर्टेंस को समझो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। और जो मैं दो लाइन बोली है वो लिखिएगा अच्छे से बेटा जी। अगले वर्ड में चलो। अब आपने कहा सिग्मा फैक्टर का काम होता है खाली प्रमोटर को पहचान करवाना। उसके बाद आपने कहा था जो आरएनए पॉलीमरेज है उसका आपने कहा था अल्फा यूनिट होती है, बीटा होता है, बीटा डैश होता है। तो आपने कहा था बीटा डैश के पास कैपेसिटी है पॉलीमराइजेशन की, मतलब एनटीपीज को ऐड करके आरएनए बनाने का काम कौन करता है? बीटा डैश यूनिट। तो कहूंगा अगर वो ये काम कर सकती है तो सिग्मा का कोई रोल नहीं। सिग्मा का सिर्फ काम क्या था? प्रोसेस को शुरू करवाना। तो सिग्मा ने काम शुरू करा दिया तो मैं कहूंगा नो सिग्मा गेट रिमूव। यहां से सिग्मा क्या हो गया बेटा जी आपका? रिमूव हो गया। और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए को अनवाउंड करता गया और कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए बेटा जी यहाँ पे एनटीपीज को जोड़ता गया। कौन से रूल को बेटा जी? यहाँ पे एनटीपीज। तो मैं ये कहूंगा बेटा जी यहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल के लिए कौन आ गया बेटा जी? यहाँ पे एनटीपी आ गया। एनटीपी यहां एड ऑन होती गई और जब वो एनटीपी को ऐड करता है तो दो फॉस्फेट टूटती है। मैं आपको बात के डीएनए में पढ़ा चुका हूं बेटा जी। यहाँ पे सबस्ट्रेट तो कौन है? यहाँ पे एनटीपी है, बट जो जुड़ने वाली यूनिट है वो कौन है? एनएमपी है, मोनोफॉस्फेट। दो फॉस्फेट बाहर निकलेंगे तो एनर्जी जो निकलेगी वो एनर्जी यूज हो जाएगी पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में बेटा जी यहाँ पे। तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे नाउ सिग्मा फैक्टर गेट रिमूव एंड द आरएनए पॉलीमरेज elongate और catalyze the process of formation of RNA। आरएनए बनाने का सारा काम कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज करेगा। वो बढ़ता जाएगा, आरएनए को बनाता जाएगा। तो देखिएगा बेटा जी ये आरएनए 1 कौन से स्टैंड पे है? 3rd एंड पे बेटा जी, टेम्पलेट पे। और ये 5' to 3' पे क्या हो रहा है? बनता जा रहा है बेटा जी। तो मैं कहूंगा ये जो बनाने वाला है वो कौन है बेटा जी? यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये जो बन रहा है वो क्या है बेटा? यहाँ पे आपका ये आरएनए है जो बनता जा रहा है यहाँ पे।
पॉइंट को समझो, ये आरएनए जो यहां बनता जा रहा है, ठीक बात। अगले वर्ड को समझिएगा बेटा, तो मैं कहूंगा ये स्टेप क्या कहलाएगा आपका, सर ये स्टेप कहलाएगा यहां इलोंगेशन। स्टेप क्या कहलाएगा यहाँ पे, इलोंगेशन। अब सोचिएगा ये आरएनए पॉलीमरेज बनाता जाएगा बनाता जाएगा बनाता जाएगा, डीएनए के ऊपर ये आरएनए बनाता जाएगा। कब तक बनाता जाएगा, जब तक कि कहां ना पहुंच जाए बेटा जी, टर्मिनेटर तक ना पहुंच जाए। और टर्मिनेटर के ऊपर वहां एक और फैक्टर हेल्प करेगा, उसका नाम क्या होगा बेटा जी, रो फैक्टर। लिख सकता हूं यहाँ पे नाम बेटा जी, यहाँ पे और जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पहुंचेगा, जो रो फैक्टर है वो बेटा जी प्रोसेस को टर्मिनेट करवा देगा बाय कॉजिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज एंड एमआरएनए दैट गेट सिंथेसाइज्ड। जो एमआरएनए वहां जो आरएनए वहां बन रहा है उसको वहां से हाइड्रोलाइसिस कॉज करवा देगा और आरएनए पॉलीमरेज को वहां से रिमूव करा देगा। और इन सब में हेल्प कौन कर रहा है बेटा, जब रो फैक्टर का मैं कहूंगा ये थर्ड जो डायग्राम बेटा जी इंडिकेट कर रहा है यहां पे आपके टर्मिनेशन के प्रोसेस। 3 स्टेप में प्रोसेस खत्म हो गया। दोबारा एक रिपीट करते हैं, अच्छे सुनना बात। सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपने कैसे डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। प्रमोटर को पहचानने के लिए आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन आ गया, सिग्मा फैक्टर आ गया। तो मैं कहूंगा पहला स्टेप होने में हेल्प किसने की, यहाँ पे आपके सिग्मा फैक्टर ने की बेटा। तो मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैंने ये बोला, आरएनए पॉलीमरेज with the sigma factor recognize the promoter region and get bind over the promoter region। दूसरा मैंने पॉइंट बोला बेटा जी, now after binding with the promoter region RNA polymerase cause unwinding of the DNA double helical structure by causing the hydrolysis of the hydrogen bond between the two strands। वो उसको unwind कर रहा है by breaking down of the hydrogen bond and initiate the process of transcription। मैं अगला स्टेप लिखता हूं बेटा, इलोंगेशन। इन द इलोंगेशन स्टेप द सिग्मा फैक्टर गेट रिमूव, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट बेटा जी, द आरएनए पॉलीमरेज ऐड द डीएनटीपीज और यूज द डीएनटीपीज एंड बाय फॉलोइंग द कॉम्प्लीमेंट्री रूल सिंथेसाइज द आरएनए ऑन द डीएनए स्ट्रैंड। दोबारा वर्ड को सुनना, पहले मैंने कहा सिग्मा फैक्टर गेट रिमूव, दूसरे मैंने स्टेप बोला आरएनए पॉलीमरेज synthesize the RNA on the DNA by following the complementary rule। थर्ड स्टेप लिखना बेटा जी यहाँ पे आपका DNTPs are the raw material but during the RNA synthesis not DNTP, NTPs are the substrate for the RNA synthesis। So during the RNA synthesis NTP get hydrolysis into the NTP get hydrolysis into the NMP and breaking of the 2-phosphate produce the energy that help in the synthesis of RNA। भाई यहाँ पे जो NTP ऐड हो रहे हैं वो हाइड्रोलाइसिस हो गए किसकी फॉर्म में, NMP और 2 फॉस्फेट टूटेंगे। ये जो 2 फॉस्फेट टूटे बेटा जी, जो एनर्जी निकली वही तो हेल्प कर रही है आरएनए को बनने में बेटा जी। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो बेटा जी, टर्मिनेशन। इसमें लिखना है यहाँ पे RNA polymerase synthesize the RNA on the DNA strand and reaches up to the terminator region आपने अगला पॉइंट बोला at the terminator region rho factor remove the RNA polymerase from the DNA and remove the synthesized RNA from the DNA and terminate the process of the transcription। उसने प्रोसेस को क्या कर दिया यहाँ पे, टर्मिनेट करवा दिया। किसने बेटा जी यहाँ पे, रो फैक्टर में। तो जो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक लाइन कही थी, does RNA polymerase capable to synthesize all 3 step, तो आप कहोगे to catalyze all 3 step, तो आपने कहा था नो। इनिशिएशन में हेल्प कौन कर रहा है यहाँ पे, सिग्मा फैक्टर। और जबकि बेटा जी यहाँ पे टर्मिनेशन में काम कौन कर रहा है, यहाँ पे रो फैक्टर हेल्प करता है। तो मैं कहूंगा सिर्फ इलोंगेशन ऐसा स्टेप है बेटा जी जहां आपके आरएनए पॉलीमरेज ने काम को करके दिखाया है। ये बेटा जी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है विद इन द प्रोकैरियोटिक सेल, विद इन द बैक्टीरियल सेल। पेपर में पास नंबर क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम बनने बहुत ही जरूरी है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल डायग्राम को इसी तरह से बनाना, 2-2 पेन का यूज करना और इस तरह से इंडिकेट करना कहां पे प्रमोटर है कहां पे टर्मिनेटर है। बहुत ही बारीकी से बेटा इस डायग्राम को बनाना।
बोर्ड में बहुत बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की आने की, और ये क्वेश्चन आएगा तो बेटा जब 5 नंबर में आएगा तो ये डायग्राम बनने क्या बहुत ही जरूरी है आपके लिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इन डायग्राम को अच्छे से वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से नोटबुक में इन डायग्राम को बनाओ बेटा जी। चलेगा, हम अगले टॉपिक पे आते हैं। प्रोसेस क्या है जो पढ़ने वाले, उस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? जो आरएनए बन जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो तो सीधा फंक्शनल एमआरएनए होता है, फंक्शनल आरएनए होता है। बट यूकैरियोटिक सेल में जो आरएनए बनता है, आपने कहा था उसमें तो सर इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो अभी जो आरएनए बना है वो फंक्शनल आरएनए नहीं है सर, इट अंडरगो सम चेंजेस। तो मेरी हेडिंग है बेटा जी यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, कि आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन क्या चेंज होते हैं। दे चेंज ऑकर ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल, नॉट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ये चेंज किस में होते हैं बेटा जी? यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। तो याद रखना ये चेंज कहां हो रहे हैं, कोई पूछे आपसे तो पहला पॉइंट बेटा जी, दीज चेंजेस ऑकर विद इन द न्यूक्लियस। These changes occur within the nucleus. अगला पॉइंट बेटा जी, during the post transcriptional change, the hnRNA become functional mRNA। हम mRNA की बात करें, हम यहाँ पे rRNA का tRNA की बात नहीं कर रहे, स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं mRNA को लेके बेटा जी। क्या कर रहा हूं, दोबारा वर्ड को सुनना, मैंने क्या बोला? Post-transcriptional change occur within the eukaryotic cell, within the eukaryotic gene, and during the post-transcription, the hnRNA become the mRNA। थर्ड मैंने पॉइंट बोला बेटा जी, these all change occur within the nucleus। ये सब चेंज कहाँ होते हैं? within the nucleus होते हैं। चले बेटा, जब क्या क्या हो रहा है जरा वर्ड को समझना बेटा। सबसे पहले मैं अगर डायग्राम को समझाऊं तो कुछ इस तरह से बना सकता हूं मैं डायग्राम। पहले इस पॉइंट को समझो। मैंने कहा भाई आरएनए का एक एंड एफ, 5 एंड तो एक एंड क्या थर्ड है, और ये जो है बेटा जी ये है हमारा एचएनआरएनए। फुल फॉर्म आप जानते हो, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। क्या नाम बेटा जिसका यहाँ पे? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, मैंने कहा ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया ये है बेटा जी एक्सोन, और ये जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं ये है इंट्रोन। एक्सोन जो है बेटा जी वो है कोडिंग पार्ट, और इंट्रोन जो है बेटा जी वो है यहां पे नॉन कोडिंग। तो हमें इंट्रोन को काट के बाहर निकालना है और एक्सोन को हमें जोड़ने का काम करना है। ठीक बात। चलिए सबसे पहला चेंज क्या होता है मैं आपके साथ करूं। पहले चेंज की बात तो मैं कहूं, पहला चेंज मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा जी यहाँ पे स्पाइसिंग। पहला क्या है बेटा? स्पाइसिंग। तो क्या कहोगे स्पाइसिंग में? ड्यूरिंग द स्पाइसिंग the intron are removed and the adjacent exon are joined to form the only exon containing RNA। सिंपल डेफिनेशन को समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे। मैंने कहा ड्यूरिंग दिस स्पाइसिंग द इंट्रॉन ऑफ द HNRNA is removed
and the adjacent axon are joined to form the only axon containing RNA, axon containing mRNA। तो आपने कहा सर अगली सीक्वेंस क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगली सीक्वेंस हो जाएगी बेटा जी यहाँ पे ये 5 और ये थर्ड एंड है बेटा जी यहाँ पे। और मैंने क्या बेटा जी इस प्रोसेस के दौरान हमने इंट्रॉन को काट के बाहर निकाल दिया। कैसे काटा ये थोड़ी देर बाद मैं आपको पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा, बट फिलहाल हम बोर्ड के यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा पहला प्रोसेस क्या होता है बेटा, स्पाइसिंग होता है, ठीक है। उस स्पाइसिंग में क्या हो गया बेटा जी यहाँ पे इंट्रॉन को कट करके बाहर निकाल दिया और जो एडजेसेंट एक्सोन थे बेटा जी हमने उनको जोड़ दिया ताकि सिर्फ आरएनए में क्या बचे बेटा जी आपका यहाँ पे एक्सोन बचे और इंट्रॉन सारे मैंने क्या कर दिया रिमूव कर दिया, मतलब सिर्फ उसमें कोडिंग सीक्वेंस बचे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को मैंने वहां से रिमूव कर दिया। पहला पॉइंट समझिएगा अच्छे से, ठीक। अगले पॉइंट में आता हूं बेटा, मैंने कहा सेकेंड एंड होता है बेटा जी कैपिंग। सेकेंड एंड क्या होता है बेटा जी कैपिंग। अब जरा कैपिंग को समझना, कैपिंग में क्या होता है 7-methyl guanosine ट्राइफॉस्फेट। सेवन मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक अनयूजुअल बेस पेयर को बेटा जी हमने ऐड ऑन कर दिया एट द 5 एंड। आप ये कहते हो सर इसके दो एंड, एक 5 एंड एक थर्ड एंड है। तो जो 5 एंड है वो पहला एंड है, उसको हमने कहा जब ये अगर हमारा शुरुआत वाला पार्ट है एंटीरियर पार्ट, तो एंटीरियर पार्ट पे हमारे पे हेड होता है, हेड पे हम क्या लगाते हैं कैप लगाते हैं। वैसे मैंने कहा हमने एंटीरियर पार्ट पे इसके पांचवें एंड के ऊपर हमने एक अनयूजुअल बेस पेयर जोड़ दिया। जो अनयूजुअल बेस पेयर कौन सा है बेटा जी यहाँ पे 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या होगी कहानी उसको जरा समझो। जोड़ दे बेटा जी। अब पॉइंट आ रहा होगा आपके दिमाग में, सर ये हम कर क्यों रहे, इस एंड पे हमने ये अनयूजुअल बेस पर क्यों जोड़ा। तो मैं कहूंगा बिकॉज जब आगे जाके ट्रांसलेशन होगा तो राइबोसोम को ट्रांसलेशन करना है, इस एमआरएनए के पास जो कोडेड इंफॉर्मेशन है उसे इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। तो वो इंफॉर्मेशन कहां से पढ़ना शुरू करे, वो यहां से पढ़े कि यहां से पढ़े, कौन सा एंटीरियर एंड है उसकी पहचान के लिए बेटा जब हमने क्या कर देंगे यहाँ पे एक अनयूजुअल बेस पेयर जोड़ते हैं। तो मैं कहूंगा इट हेल्प इन द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन, ताकि राइबोसोम इसे अच्छे से पहचान के यहाँ से प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को क्या कर सके बेटा जी यहाँ पे शुरू कर सकते। मैं कहूंगा बेटा जी इट हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये है बेटा जिसका यहाँ पे फंक्शन। अगले वर्ड पे आते हैं। अब अपने मैसेज के बाद क्या होगा, मैं कहूंगा थर्ड स्टेप जो होगा बेटा जी वो कहलाएगा यहाँ पे आपका टेलिंग। अब टेलिंग में क्या होता है, मैं कहूंगा 200 to 300 एडिनाइलेट और एडिनाइलिक एसिड added at third end of mRNA। आप कह सकते हो एडिनाइलेट को ऐड कर दिया, एडिनाइलिक एसिड को ऐड कर दिया, या मैं कहूंगा पॉली ए टेल। मतलब एडिनाइल की एक 200 से 300 बेस पेयर की एक लंबी चेन जो है वो मैंने जोड़ दी बेटा जी थर्ड एंड पे। तो डायग्राम क्या बचेगा देखो जरा यहाँ पे।
ये मैं कहूंगा अब मेरा बन गया बेटा जी फंक्शनल mRNA। और ये जो मेरा था ये आपने लिखा था यहाँ पे HMRNA। तो जो बातें मैंने बोली उन बातों को एक बार रिपीट कर ले बेटा, सुनिएगा। मैंने कहा all the changes occur within the nucleus and during the post-transcriptional change, a hnRNA is converted into functional mRNA. A hnRNA is converted into functional mRNA, and during these three changes occur. During the post-transcriptional changes, three different changes occur. First change मैंने बोला बेटा splicing। मैंने क्या बोला यहाँ पे? During the splicing, the intron or the non-coding sequence of the hnRNA is removed, and the adjacent exons are linked with each other to form the RNA that contain only the exon part of the RNA। तो सिर्फ एक्सोन पार्ट को कंटेन करता है, इंट्रोन हमने वहां से रिमूव कर दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पाइसिंग। पॉइंट टू बी नोटेड। अगला पॉइंट आता है कैपिंग। During the capping, a unusual base pair that is 7-methyl guanosine triphosphate is added at the 5 end of the mRNA, and it helps during the initiation of the translation। जब ट्रांसलेशन होगा वहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी, बट उनमें से एक काम ये भी होगा कैपिंग का। और एक और बात बोल सकते हो, ये जो आरएनए है बेटा जो अनस्टेबल है, वो आरएनए क्या है बेटा जी यहाँ पे अनस्टेबल है, तो ये कैपिंग और टेलिंग उस आरएनए को अनस्टेबल से क्या कराती है बेटा, स्टेबल कराने में यहाँ पे हेल्प करती है। तो आप दो बातें बोल सकते हो, इट हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन, एंड सेकंड इट आल्सो मेक unstable mRNA into a stable RNA, या इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल mRNA में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट को आता है बेटा जी यहाँ पे टेलिंग। टेल मतलब पूंछ पे, अगर पांचवा एंड उसका हेड है जहां पे आपने टोपी लगा दी, तो मैं कहूंगा लास्ट थर्ड एंड उसका क्या है, टेल है। टेल के ऊपर क्या जोड़ रहे हैं बेटा जी यहाँ पे 200 से 300 एडेनाइल के मॉलिक्यूल, यानी कि हम एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स को जोड़ने लग रहे हैं बेटा जी यहाँ पे आपका। तो मैंने एडेनाइलेट या मैं कहूंगा एडेनाइलिक एसिड को हमने जोड़ दिया 200 से 300, मैं कहूंगा यहाँ पे हमने एक पॉली ए टेल जोड़ दी। कहां से एंड पे बेटा जी, थर्ड एंड पे। अब इसका क्या फंक्शन है ऐसा करने का, आप कहोगे ये जो बदलाव है बेटा जी, ये एमआरएनए को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म। सोच के देखो वर्ड को बेटा जी, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है बेटा जी। आरएनए एमआरएनए बन कहां रहा है बेटा, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से उसे कहां आना है, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट टाइप के बेटा जी न्यूक्लियस एंजाइम बैठे हुए हैं। कौन से एंजाइम बेटा जी, न्यूक्लियस एंजाइम जो बैठे हुए, जो कहीं उसे डिग्रेड ना कर दे, उसे कहीं खत्म ना कर दे, तो उन एंजाइम से बचाने का जो काम करता है वो कौन करता है, पॉली ए टेल। तब कह सकते हो पॉली ए टेल प्रोटेक्ट द एमआरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस एंजाइम एंड हेल्प or provide the stability to the mRNA and provide the stability to the mRNA। mRNA को stability देने का काम करता है बेटा जी यहाँ पे आपका by protecting from the nucleus enzyme present within the cytoplasm। It's all about the 3 post-transcriptional changes that occur during the post-transcriptional change। अब एक वर्ड को समझना बेटा, splicing जो है बेटा जी, ये एक इंडिकेट करता है आरएनए वर्ल्ड के बारे में। कैसे, आपने एक वर्ड बोला था सर आरएनए जो है वो जो एज ए कैटलिस्ट काम करता है, तो आपने एक वर्ड बोला था राइबोजाइम, जो आरएनए काम करते हैं। एक और वर्ड को सुनना, ये जो प्रोसेस हो रहा है स्पाइसिंग का, ये ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस भी, मतलब आरएनए खुद को स्पाइसिंग कर लेता है, आरएनए खुद की स्पाइसिंग कर लेता है, ये ऑटो कैटालिटिक फंक्शन बन जाता है। तो हम ये कहते हैं आरएनए की स्पाइसिंग होना भी एक प्रूफ है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द आरएनए वर्ल्ड के बारे में। ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है कि पहले दुनिया में जब जेनेटिक मिनरल था, जो क्या था बेटा जी आपका आरएनए था, ना कि यहाँ पे डीएनए था। आरएनए वर्ल्ड में मैंने वर्ड यूज किया था, स्पाइसिंग का होना भी इस बात का प्रूफ है कि पहले कभी दुनिया में आरएनए था। वो स्पाइसिंग वर्ड आपका आया था आरएनए वर्ल्ड में मैंने पढ़ाया था, तो मैं कहूंगा ये यहाँ पे वर्ड आ गया आपका स्पाइसिंग क्या होता है, ये भी कहने कहीं आपको एविडेंस देता है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रिमिटिव कैरेक्टर ऑफ द आरएनए। तो इट्स ऑल अबाउट द
पोस्ट ट्रांजिशन चेंज। अब मैं आपको हल्का सा मैकेनिज्म समझा दूं यहाँ पे कि स्पाइसिंग होता कैसे, तो देखिएगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ से आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज जान लीजिएगा बात को, क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सोचिएगा एक्सोन, ये बेटा दूसरा एक्सोन, इस एक्सोन के बीच में बैठा होता है इंट्रॉन। इंट्रॉन में हमेशा याद रखना, जब इंट्रॉन की शुरुआत होती है तो इंट्रॉन स्टार्ट विद द बेस पेयर Gu एंड एंड विद द बेस पेयर Ag। इंट्रॉन जब भी शुरू होता है तो उसके शुरुआत में हमेशा दो बेस पेयर होते हैं, नाम क्या होता है उसका Gu, और इसके एंड में कौन सा बेस पेयर होता है बेटा जी Ag। ये एक इंट्रॉन की पहचान। ठीक है, अब जरा सोचो सर, ये 5 एंड है और ये 3rd एंड है, बट आरएनए के अंदर जो शुगर यूज हो रहा है बेटा वो तो राइबोस शुगर है। आरएनए के अंदर जो शुगर यूज हो रहा है वो कौन सा शुगर है बेटा जी आपका यहाँ पे राइबोस शुगर है। तो जरा वर्ड को समझ के देखो, इसके पास सेकंड जो कार्बन है उसके पास भी क्या बैठा है बेटा जी यहाँ पे OH बैठा है, O के पास क्या है बेटा यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे। अब सोचो यहाँ पे इस एक्सोन में और इस इंट्रॉन में यहां पे जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का नाम क्या है बेटा 3' 5' फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड है। अरे भाई यही तो बैकबोन है किसी भी, चाहे वो आरएनए हो चाहे डीएनए हो, बैकबोन तो इसी बॉन्ड से बनती है। तो मैंने कहा बेटा जी इस वाले भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन ने इस बॉन्ड के ऊपर किया अटैक, तो उस अटैक की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से टूट गया तो क्या होगा बेटा जी, इसका अगर ये 5 एंड है तो ये 3rd एंड के ऊपर अगर बॉन्ड टूट गया तो यहां पे OH बैठा होगा, अब आपका फ्री का फ्री। आपने कहा ये Gu यहां से टूट गया, ये इंट्रॉन है सर, ये Ag है और ये दूसरा एक्सोन। और सर ये अगर यहां टूट गया तो मैं कहूंगा अगर ये टूट गया तो ये ऐसे आके यहां बॉन्ड बन गया। समझ लो, बहुत मुश्किल पॉइंट नहीं है, छोटा सा पॉइंट जो समझना है आपको। क्या समझना है सिर्फ ये एक्सोन और इंट्रॉन अगर जुड़े हैं तो किस बॉन्ड से जुड़े, 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े। इस तरह से सारा सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए। ठीक है, अब इसके जो सेकंड ग्रुप पे जो OH था उसने अटैक किया इस बॉन्ड पे, तो ये बॉन्ड टूट गया। तो बॉन्ड क्या बन गया, ये वाला G इस वाले G से जुड़ गया। बट अब जो नया बॉन्ड बना वो क्या बनेगा सर, इसका जो 2 है और इस G का 5 है, तो नया बॉन्ड जो बना वो क्या बना 2' 5' फॉस्फोडाइस्टर। क्या बना बेटा यहाँ पे 2' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो मैंने कहा ये G यहां से टूट के इस G के साथ आके बन जाएगा। तो देखो क्या बना, ये जो Gu था वो Gg दोनों आपस में अटैच हो गए। किस बॉन्ड से बेटा 2' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो जरा बात को भाई। यहां पे ये दोनों आपस में जुड़े हुए इस बॉन्ड से जुड़े हैं, यहां भी सेम यही बॉन्ड है, क्योंकि आपने पढ़ा है बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड जो होती है वो सुगर और फॉस्फेट से बनी होती है। वहां पे बॉन्ड कौन सा होता है, फॉस्फर डाइस्टर बॉन्ड होता है, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ बेटा जी। पर आरएनए के अंदर तो जो सुगर है बेटा जी वो तो राइबोस शुगर है, तो सेकंड ग्रुप के ऊपर भी तो OH बैठा हुआ है। तो मैंने कहा भाई सेकंड ग्रुप वाले OH के पास जो है वो भी तो एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है, उसके पास भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने इस बॉन्ड पे अटैक किया, तो मैंने कहा ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा तो मतलब ये जो 3rd है इसका वो फ्री हो गया। अब इसका क्या बचा 5 बचा, इसका 5 वाला इसके 2 के साथ अटैच हो गया, तो बॉन्ड क्या बन गया इस G का 5 और इस G का 2, तो बॉन्ड क्या बन गया 2' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया और ये G और G आपस में ऐसे अटैच हो गए। अब आपने कहा सर ये जो 3rd बैठा हुआ है फ्री, इस 3rd ने बेटा जी यहां पे अटैक किया, यहां का जो ये बॉन्ड इनके बीच में वहां अटैक किया, तो क्या होगा आप ये कह दो सर
ये इंट्रॉन यहां से भी टूट गया और ये यहां से टूट चुका, तो क्या होगा बेटा जी यहाँ अगले डायग्राम में, सर ये इंट्रॉन उस दूसरे इंट्रॉन से ऐसे जुड़ जाएगा, एक्सोन जुड़ जाएगा और इंट्रॉन टूट के क्या निकल गया बेटा जी आपका बाहर निकल गया, हाँ कि ना, देखो ना डायग्राम में अंदर। दोबारा वर्ड को बोल रहा हूं, सबसे पहले क्या हुआ, इसके जी का जो सेकंड पे OH है उसने बेटा जी यहाँ पे जो बॉन्ड बैठा है एक्सोन और इंट्रॉन के बीच में 3'5' फॉस्फोरस बॉन्ड, उस बॉन्ड पे अटैक किया बेटा जी और बॉन्ड को तोड़ा। कैसे तोड़ा, इसका थर्ड ग्रुप फ्री कर दिया OH वाला और इसका जो 5 ग्रुप था उसके साथ खुद बॉन्ड बना लिया, तो क्या बन गया 2'5' फॉस्फोरस बॉन्ड। तो मैंने कहा ये जी इस जी के साथ आके जुड़ गया, किस बॉन्ड से बेटा जी 2'5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। अब सोचिएगा ये जो थर्ड OH ग्रुप भी फ्री बैठा है, इसके पास यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने की पावर है बेटा जी। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बॉन्ड भी कौन सा है 3'5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब जरा सोचो ये वाला OH अगर यहाँ इस बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये जी इस एक्सोन से टूट जाएगा, तो मैं कहूंगा इंट्रॉन यहां से भी टूट चुका है और यहां से टूट चुका है, तो इंट्रॉन टूट के क्या निकल गया बेटा जी बाहर निकल गया। इस एक्सोन का थर्ड एंड जो है वो इसके 5 एंड के साथ अगर बॉन्ड बना लेगा तो ये एक्सोन इस एक्सोन के साथ जुड़ गया, तो दोनों एक्सोन जुड़ गए। यही तो प्रोसेस स्पेल्सिंग का था। द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ द एडजेसेंट एक्सोन इज नोन एज स्पेल्सिंग। जो हो तो गया बेटा जी, ये एक ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस है, अपने आप करता है, इसके लिए किसी की हेल्प नहीं ले रहे। बट ऐसे कुछ इंट्रॉन है जो हेल्प लेते हो, अगर वो हेल्प लेते हैं तो किन की हेल्प लेते हो, तो आपने पढ़ा है बेटा जी यहाँ पे SNRNP। मैंने लास्ट क्लास में कहा था आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है SNRNA को, जो क्या बनाता है SNRNP को। दीज आर द फ्यू प्रोटीन that help in the process of the splicing। जो मैक्सिमम इंट्रॉन है बेटा जी यहाँ पे, इंट्रॉन की क्लासेस होती है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाते हैं आपके लिए, हम बातें सिर्फ ये करते हैं। फ्यू एंजाइम तो ऐसे हैं यहाँ पे, मैंने कहा मैक्सिमम एंजाइम तो ऐसे जो ऑटो कैटालिटिक हैं, बट कुछ एंजाइम ऐसे जो किसी प्रोटीन की हेल्प लेते हैं फॉर द स्पाइसिंग। वो जिस प्रोटीन की हेल्प लेते हैं वो प्रोटीन कौन है बेटा जी यहाँ पे SNRNP। और मैं कहूंगी स्पाइसिंग वो अपने आप कर रहा है, मतलब कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, कौन बेटा जी यहाँ पे RNA। तो हमने RNA वर्ल्ड में कहा था कि RNA एक्ट एज ए जेनेटिक मैटर एंड आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट। वहां पे मैंने एग्जांपल दिया था राइबोजाइम का, बट मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जो स्पाइसिंग हो रहा है ये भी एक ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस है जो फेवर करता है एग्जिस्टेंस ऑफ द RNA वर्ल्ड की, और ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर, पहले था RNA वर्ल्ड, अब तो कौन सा वर्ल्ड है बेटा जी DNA वर्ल्ड। समझ में आया बेटा जी यहाँ पे। ये मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज कि कैसे इंट्रॉन कटता है मैंने वो आपको समझाया। हमेशा याद रखना इंट्रॉन की शुरुआत होती है बेटा जीओ से और वो एंड होता है किस पे बेटा जी यहाँ पे AG पे। इट्स ऑल अबाउट द स्पाइसिंग। इसी के साथ बेटा जी आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है। मैंने आपको सब बातें बता दी हैं। अब हम अगले लेक्चर में बातें करेंगे टाइप ऑफ RNA। mRNA क्या होता है, tRNA क्या, RNA क्या, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, उनके डायग्राम्स वगैरह समझेंगे, उनके टाइप वगैरह समझेंगे यहाँ पे कि पेपर में अगर आ जाए कि राइट शॉर्ट डाउन द टाइप ऑफ द RNA, तो वो क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे द नेक्स्ट क्लास। ये चीजें बेटा जी खत्म हो गई, इसके साथ ही ट्रांसक्रिप्शन आपका खत्म हो गया। अब बस हम RNA के टाइप की बातें करेंगे बेटा जी। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।